गुड मॉर्निंग बच्चों। नर्सिंग ए टू जेड के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आज है मंडे और हम मंडे को डालते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का एक टॉपिक और हम यहाँ पर सॉल्व कराते हैं क्या बच्चे, पीआर यादव। पीआर यादव का आपका कौन सा एडिशन चल रहा है? 5th एडिशन चल रहा है। कौन सा वॉल्यूम है? 2nd वॉल्यूम है। एमसीक्यू सॉल्व कराते हैं। आज क्लास नंबर 6 है। जिसने पहली क्लासेस नहीं देखी हैं वो अपनी क्लासेस देखें। और आज का टॉपिक है लेवल ऑफ प्रिवेंशन एंड मोड ऑफ प्रिवेंशन। ठीक है, तो आपका टॉपिक जो है है ये क्या बोलते हैं, मोड ऑफ इंटरवेंशन। सॉरी बच्चों, तो मोड ऑफ इंटरवेंशन जो है आपका टॉपिक रहेगा। ये आपके पीआर यादव में 153 से यहाँ तक क्वेश्चन चालू हैं। इससे पहले हमने वैक्सीनेशन कंप्लीट कराया 4 क्लासेस में और उससे पहले हमने एक क्लास ली थी जिसमें हमने बेसिक्स ऑफ बताए थे, क्या बोलते हैं, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के जो फर्स्ट जो था वो समझाया था अच्छे तरह से, फुल हिस्ट्री बताई थी। ठीक है, तो आपको पता है मेरा नाम आयुष सिंघल है एंड मैं नर्सिंग ऑफिसर हूँ कहाँ पर, केजीएमयू लखनऊ। और कल हमने कल आरएमएल का पेपर हुआ था, हमने उसकी वीडियोस भी डाली हुई हैं। किसकी? नॉन नर्सिंग की भी डाली हुई है, एक नर्सिंग की भी डाली हुई है। तो बच्चों, आपने अगर नहीं देखी है तो बिल्कुल वो वीडियोस जाके भी देखें। और एक बात, हाँ, उस वीडियो में एक चीज आप याद रखना कि उसमें एक क्वेश्चन नॉन नर्सिंग का आपसे पूछा गया था कि इंडस रिवर जो है कौन से स्टेट से निकलती है, तो उसका थोड़ा आंसर वहां पे गलत बता दिया था। उसका लद्दाख जो है आंसर जाएगा। तो लद्दाख जो करके आए हैं बच्चे, बिल्कुल वो सही है आंसर। क्यों? क्योंकि जो अगर आप मैप देखोगे तो मैप में लद्दाख से निकलती है। बाकी स्टेट पूछा था उसमें, लद्दाख कोई स्टेट नहीं है, लेकिन बात करें तो लद्दाख से ही निकलती है, यूटी है लद्दाख। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। बाकी हम क्लास चालू करने वाले हैं। ठीक है, तो अच्छे से क्लासेस इसको अटेंड कीजिए। अगर कोई दिक्कत हो इस क्लास से रिलेटेड हो या फिर बाकी क्लासेस से रिलेटेड हो तो इसके नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्लास शुरू करने से पहले ना हम एक मोटिवेशनल कोट देखते हैं। ठीक है, तो हम अगर देखें तो मोटिवेशनल कोट आज का है, द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर टुमारो इज डूइंग योर बेस्ट टुडे। ठीक है बच्चे, तो कुल मिला के हमको क्या करना है, हमने पहले क्लास में ही शायद बात की थी कि प्रेजेंट में जीना है बच्चे। अपने को जो भी बेस्ट प्रिपरेशन हो सकती है कल के लिए वो ये हो सकती है कि हम अपना बेस्ट करें आज। ठीक है, तो आप आज कितनी अच्छे से पढ़ रहे हो वो डिपेंड करता है, उससे आपका कल जो है वो भी सुधरेगा। ठीक है, तो हर दिन मेहनत करनी है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका हो गया आज का कोट। आपको इससे थोड़ा मोटिवेशन मिला होगा। बाकी आप एग्जाम देखिए, और आपने एग्जाम देखा होगा तो एग्जाम देखा होगा कि कितना बेसिक एग्जाम आया है। ठीक है, नॉन नर्सिंग कितनी बेसिक आई है, जैसा आपको बताया था उसके जैसे ही नर्सिंग भी बहुत बेसिक क्वेश्चंस आए हैं। चलिए, इस क्लास में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, जिन्होंने नहीं देखी है वहीं जाके देखो वो क्लास। बाकी इस क्लास में हम चालू करने वाले हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 6th क्लास। और अपना टॉपिक क्या है? प्रिवेंशन है ना। अपना टॉपिक क्या है? लेवल ऑफ प्रिवेंशन एंड मोड ऑफ इंटरवेंशन। चलिए तो शुरू करें। 153 क्वेश्चन आप सब अपनी पीआर यादव बुक में से देख सकते हैं, बाकी इसमें से देख सकते हैं कि पॉपुलेशन टारगेटेड बाय इंडिकेटेड प्रिवेंशन इंटरवेंशन इज। तो देखो, ये अगर पूछा गया है तो उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बच्चों कि इंडिकेटेड प्रिवेंटिव इंटरवेंशन होते क्या हैं। प्रिवेंटिव इंटरवेंशन होते क्या हैं? तो क्या होते हैं प्रिवेंटिव इंटरवेंशन जो इंडिकेटिव प्रिवेंटिव इंटरवेंशन है? तो कुल मिला के इंडिकेटेड प्रिवेंटिव इंटरवेंशंस में हम टारगेट करते हैं हाई रिस्क इंडिविजुअल्स को। तो बच्चों, हाई रिस्क इंडिविजुअल्स को क्यों टारगेट करते हैं, हम क्या उनमें देखते हैं? तो अब देखो, हाई रिस्क इंडिविजुअल पहली बात तो होते क्या हैं वो देखते हैं। तो हाई रिस्क इंडिविजुअल्स वो इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि किसी डिजीज का होना उनमें सबसे ज्यादा क्या होता है, कॉमन होता है। मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि उनमें मतलब डिजीज तो उसमें कॉज हो चुकी है। ठीक है, जैसे अच्छा एक एग्जांपल देखते हैं इसको। एग्जांपल ये देखें, चलो इसको पहले पूरा करते हैं। इंडिविजुअल्स, एक एग्जांपल देखते हैं कि यूथ जो होते हैं, मान लीजिए कोई यूथ है
जो कि ड्रग का सेवन कर रहे हैं, ठीक है, जो ड्रग्स ले रहे हैं। तो हमको पता है अगर वो ड्रग्स ले रहे हैं तो उनमें आगे जाकर किसका खतरा हो सकता है, डिप्रेशन का खतरा हो सकता है, ठीक है। तो उनमें अभी वो ड्रग्स लेने लगे हैं, उनमें अगर आप डिप्रेशन के लिए असेसमेंट का स्केल लगाएंगे तो स्केल जो है नहीं आएगा, मतलब उनका डायग्नोस्टिक जो क्राइटेरिया है वो अभी फुलफिल नहीं हुआ है। अगर डिजीज के लिए डायग्नोसिस की जाए तो वो नहीं आएगी, लेकिन अगर हम बात करें कि वो हाई रिस्क पे हैं, क्या एक नॉर्मल जो यूथ है और जो यूथ ड्रग ले रहा है उनमें डिप्रेशन किस में ज्यादा होगा, अगर हम बात करें तो इनमें डिप्रेशन ज्यादा होगा जो ड्रग्स ले रहे हैं। तो ये हमारे लिए हाई रिस्क पॉपुलेशन हो गए। तो इंडिकेटेड प्रिवेंटिव इंटरवेंशंस हाई रिस्क इंडिविजुअल्स के लिए हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया कि क्यों करते हैं। अब अच्छा, अब इसका गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कि क्यों हाई रिस्क इंडिविजुअल में हम इंडिकेटिव प्रिवेंटिव इंटरवेंशंस का यूज करते हैं। तो इसका गोल ये होता है ताकि हम हॉल्ट कर सकें द प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज, क्या कर सकें, हॉल्ट द प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज, का डिजीज को प्रोग्रेस होने से अपन रोक सकते हैं, या डिसऑर्डर को प्रोग्रेशन होने से रोक सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, डिजीज हो रही है ठीक है लेकिन हम उसकी सीवियरिटी कम कर सकते हैं ऑफ सिम्टम्स की, ठीक है। तो ये हमने देखा कि इंडिकेटिव प्रिवेंटिव इंटरवेंशंस किसके लिए होते हैं, हाई रिस्क इंडिविजुअल्स के लिए होते हैं। इसका हमने एक एग्जांपल पढ़ा, एग्जांपल क्या पढ़ा कि जो हाई रिस्क यूथ होता है, जो हाई रिस्क यूथ की पॉपुलेशन है जो कि क्या करती है, ड्रग्स लेती है, उनमें रिस्क होती है किसकी, डिप्रेशन होने की, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रिवेंटिव इंटरवेंशंस का यूज करेंगे ताकि उनकी जो ये आदत है ड्रग्स की वो छूटे, जिससे कि डिप्रेशन उनको ना हो, तो हम प्रोग्रेशन को रोक देंगे डिजीज होने से, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन पे आए कि पॉपुलेशन कौन सी टारगेट की गई, तो हमें पता है जनरल पॉपुलेशन नहीं, हाई रिस्क पॉपुलेशन बिल्कुल, ग्रीविंग फैमिली, ग्रीविंग फैमिली पता है ग्रीविंग का मतलब क्या होता है, तो ग्रीविंग का मतलब होता है दुख जो फैमिली को हुआ, मान लो किसी फैमिली में कोई लव्ड वंस जो है उसकी डेथ हो गई है तो वो ग्रीविंग फैमिली होगी। एज स्पेसिफिक पॉपुलेशन, तो एज स्पेसिफिक पॉपुलेशन इसमें नहीं आती है, ठीक है। आपको समझ में आती है ना एज स्पेसिफिक पॉपुलेशन क्या होती है, जैसे कि एक 60 साल से ऊपर की व्यक्ति है वो एज स्पेसिफिक पॉपुलेशन हो गई, ठीक है। ये चीज है। देखें 154, अ नर्स इज गिविंग डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन टू अ न्यूली डायग्नोस्ड डायबिटिक नर्स, डायबिटिक पेशेंट या जो भी है डायबिटिक है, नर्स डिस्कस, तो इधर वो है, और नर्स डिस्कस विद द पेशेंट व्हाट डाइटरी इनटेक शुड बी, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ विच हेल्थ केयर सर्विस। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन को ढंग से समझो कि एक नर्स डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन दे रही है, तो एक पेशेंट है वो डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, और उसको अभी अभी क्या हुआ है, डायग्नोस हुआ है डायबिटीज हुआ है। अब डिस्कस कर रही है पेशेंट से कि क्या उसको खाना लेना है, ठीक है। तो ये क्या होगा, तो बच्चे ये क्या होता है, ये होता है हेल्थ प्रमोशन। देखो इलनेस प्रिवेंशन नहीं है, प्रिवेंशन तब करते हैं जब डिजीज हुई नहीं होती है, ठीक है, मतलब इलनेस का प्रिवेंशन तो नहीं कर सकते ना, बीमारी का प्रिवेंशन कब करेंगे, जब प्रिवेंट करना मतलब रोकना, ठीक है, तो वो कब करेंगे जब हुई नहीं। अब उसको हम बोल रहे हैं डायबिटिक मेलाइटिस हो गई है, केयर का भी ये ऑप्शन नहीं है, उसके अलावा टर्सरी केयर भी नहीं है, हम पढ़ाएंगे आपको टर्सरी क्या होती है, प्राइमरी क्या होती है, ये सब पढ़ाएंगे। बाकी हेल्थ प्रमोशन क्या होता है ये देखो, तो बच्चे हेल्थ प्रमोशन जब हम बात करते हैं तो हेल्थ प्रमोशन का मतलब होता है, देखिए हेल्थ प्रमोशन का मतलब होता है कि इसमें हम एम्पावर करते हैं, एम्पावर। अब एम्पावरिंग का मतलब पता है आपको कि स्ट्रेंथन करते हैं, हम उनको क्या देते हैं, ताकत देते हैं, बोल सकते हैं किनको, एक लोग को या फिर कम्युनिटी को। तो कम्युनिटी को या लोगों को हम क्या करते हैं, एम्पावर करते हैं, जिससे वो क्या करें कि वो अपनी इम्प्रूव करें हेल्थ को, ठीक है, और कौन सी हेल्थ, या वेलबींग को, और इम्प्रूव करें देयर मेंटल, देयर फिजिकल एंड सोशल वेलबींग। तो ये इसका जो है डेफिनेशन बोलो आप, या इससे ये बोलो कि हेल्थ प्रमोशन क्या होता है, तो हम एम्पावर कर रहे हैं जनरल पॉपुलेशन को या फिर लोगों को, इंडिविजुअल्स को, कि वो अपनी इंप्रूव करें देयर वेलबींग, ठीक है, मेंटली फिजिकली एंड सोशल वेलबींग, ठीक है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए हम उनको एजुकेट कर सकते हैं, तो हाँ इसके लिए हेल्थ प्रमोशन के लिए हम हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं बच्चों। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम हेल्थी पब्लिक पॉलिसीज जो है वो बना सकते हैं,
ठीक है। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, तो हेल्दी पब्लिक पॉलिसी बना सकते हैं। उसके अलावा पॉलिसीज हम कर सकते हैं, सपोर्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सपोर्टिव एनवायरनमेंट कैसे, बाय काउंसलिंग देम, उनसे बात करके उनको लगे कि क्या कि लोग हमारी बात सुनते हैं, तो ऐसे सपोर्टिव इन्वायरमेंट दे सकते हैं उनको। कम्युनिटी को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो हेल्थ प्रमोशन कर सकते हैं। तो कुल मिला के इसका आंसर जाएगा हेल्थ प्रमोशन, क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं, उसको एक हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं, उसको एजुकेट कर रहे हैं पेशेंट को, ठीक है। उसके बाद आता है फूड फोर्टिफिकेशन एज एग्जाम्पल ऑफ। तो बच्चे एक इसमें देखो हेल्थ प्रमोशन तो नहीं होगा। तो देखो इससे इसको समझने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं स्पेसिफिक प्रोटेक्शन का, कि स्पेसिफिक प्रोटेक्शन क्या होता है। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन इसमें दिया हुआ है सेकंड ऑप्शन। तो देखो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में हम टारगेट करते हैं एक पर्टिकुलर डिजीज को। तो बच्चे टारगेट करते हैं किसको, एक क्या करते हैं, टारगेट करते हैं एक पर्टिकुलर डिजीज को या थ्रेट को, ठीक है। और उसके लिए अपन क्या करेंगे, हम प्रिवेंटिव एक्शंस लेके आएंगे, उसके लिए प्रिवेंटिव एक्शंस लेके आएंगे। तो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में हम प्रिवेंटिव एक्शंस अप्लाई करते हैं अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिजीज, अगेंस्ट अ पर्टिकुलर थ्रेट, ओके। अब इसके एग्जांपल्स अगर देखो तो उससे और क्लियर होगा। जैसे हम वैक्सीनेशन करते हैं बच्चे, तो वैक्सीनेशन क्या है, वैक्सीनेशन हम एक पर्टिकुलर डिजीज के लिए करते हैं। जैसे पोलियो की वैक्सीन, ओपीवी क्यों दी, ओपीवी इसलिए दी ताकि एक पोलियो की जो बीमारी है, पोलियो माइलाइटिस है, वो माइलाइटिस है वो नहीं हो, ठीक है। मीजल्स की वैक्सीन क्यों दी, क्योंकि मीजल्स नहीं हो, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर डिजीज है, उसके अगेंस्ट हमने क्या किया, प्रिवेंटिव एक्शन लिया, तो वैक्सीनेशन हो गया। उसके ऐसे ही आता है फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड। तो इसका एग्जांपल एक आता है फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड। फोर्टिफिकेशन क्या होता है, फोर्टिफिकेशन होता है बच्चे कि फूड में ऐसा कुछ मिलाएं जिससे उसकी गुणवत्ता बढ़ जाए, समझे। जैसे कि हम आपने ऐड देखा होगा कि आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, ठीक है। टाटा नमक, देश का नमक, आयोडीन युक्त नमक होता है वो। तो आयोडीन युक्त नमक क्यों खाना चाहिए, ये बात, ठीक है बच्चों। तो फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड, जैसे हमने आयोडीन की बात की, कि आयोडीन का यूज क्यों करते हैं सॉल्ट में, क्यों बोलते हैं कि आयोडीन युक्त सॉल्ट खाना चाहिए, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर डिजीज को टारगेट कर रहे हैं, कौन सी, गोइटर, ठीक है, जो थायराइड से होती है। तो उसमें आयोडीन की जरूरत होती है, इसीलिए हमने बोला कि आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। इसी तरह से बहुत सारे हैं, जैसे विटामिन ए जो है वो डाला जा रहा है किसमें, चावलों में। और ऐसे बहुत सारे फूड का फोर्टिफाई करते हैं, मतलब फूड जो होता है उसकी गुणवत्ता को बढ़ा देते हैं उसमें ऐसे सप्लीमेंट जो है ऐड करके। तो फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड भी एक स्पेसिफिक प्रोटेक्शन का उदाहरण है। उसी तरह से न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन, न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन में क्या आ जाएगा, तो न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन में आ जाएगा आपका कि जैसे स्कर्वी, एक मिनट रुकिए, जैसे स्कर्वी है तो विटामिन सी स्कर्वी में देते हैं, तो वो क्या है, न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन है। आयरन, एनीमिया को प्रिवेंट करने के लिए आयरन का यूज करना। उसके अलावा इसी में आ जाता है सेफ्टी गियर, सेफ्टी गियर जैसे हेलमेट, है ना, हेलमेट हो गया, और अपने जैसे पैरों में पहनते हैं, और बाकी ये सारे जो हैं वो सेफ्टी गियर्स हो जाते हैं। चलिए, उसके अलावा फायर प्रोटेक्शन सिस्टम भी एक स्पेसिफिक जो प्रोटेक्शन है उसका उदाहरण है। तो ये सारे जो है आ जाते हैं आपके स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में। तो आप अगर क्वेश्चन अब पढ़ें कि फूड फोर्टिफिकेशन किसका एग्जांपल है, तो आपको समझ में आएगा कि स्पेसिफिक प्रोटेक्शन का एग्जांपल होता है। आगे चलें, हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज दैट कैन बी रेगुलेटेड प्रैक्टिस्ड बाय नर्स इंक्लूड। तो देखो बच्चों, इसके लिए ना, इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा हेल्थ प्रमोशन को और गहराई से, कि हेल्थ प्रमोशन होता क्या है। हमने पढ़ा कि हेल्थ प्रमोशन एक प्रोसेस है जिसमें हम इनेबल करते हैं लोगों को कि वो इम्प्रूव करें, कंट्रोल करें ओवर, एंड वो इम्प्रूव करें किसको, अपनी हेल्थ को, अपनी वेलबींग को, कौन सी, सोशल, मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग को इम्प्रूव करें वो। तो ये हमने हेल्थ प्रमोशन के बारे में पढ़ा था। तो देखो ये जो कॉन्सेप्ट था हेल्थ प्रमोशन के लिए, इसका जो फर्स्ट इसमें, इसके लिए हेल्थ प्रमोशन के लिए पहली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है, ठीक है। तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, और कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई, तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई ऑन हेल्थ प्रमोशन, ठीक है बच्चे।
और ये हेल्थ प्रमोशन की कॉन्फ्रेंस होती है ओटावा में। ठीक है, ओटावा एक जगह का नाम है, ओटावा में हुई। कब हुई? 1986 में हुई। तो इसमें बहुत सारी बातें की गई कि हमको क्या क्या स्ट्रेटजीज जो है अप्लाई करनी चाहिए। तो इसमें 3 स्ट्रेटेजी बताई गई फॉर हेल्थ प्रमोशन। पहली स्ट्रेटजी इसमें बताई गई एडवोकेट। अब बच्चे देखो एडवोकेट क्यों? ठीक है, एडवोकेट इसलिए जिससे कि, तो एडवोकेट में क्या बोला गया कि हमको एडवोकेट करना है ऐसे फैक्टर्स के लिए जो एनकरेज करते हैं हेल्थ को। ठीक है, तो एडवोकेट करना है ऐसे फैक्टर्स के लिए जो क्या करते हैं, एनकरेज करते हैं हेल्थ को। ठीक है, तो ये हम हेल्थ प्रमोशन को पूरा भी पढ़ रहे हैं, उसके बाद जो भी क्वेश्चंस होंगे इससे लग जाएंगे आप कि सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड जो होता है वो होता है इनेबल। इनेबल क्या होता है? इनेबल मतलब अलाउ करना सारे लोगों को हेल्थ इक्विटी। जैसे हमने बात की थी हेल्थ फॉर ऑल के बारे में, जो 2000 में आया था, हमने बात की थी ना फर्स्ट लेक्चर में हेल्थ फॉर ऑल, तो उसमें भी इसी में बात की गई थी कि इनेबलिंग, इनेबल मतलब हेल्थ इक्विटी प्रदान करना। और सी हमने बात की थी मीडिएटिंग। मीडिएट मतलब कि हमको कोलैबोरेट करना है विद ऑल सेक्टर्स से, जिससे कि हेल्थ का क्या हो सके बच्चे, प्रमोशन हो सके। तो ये हमने 3 स्ट्रेटजीज हेल्थ प्रमोशन में पढ़ी, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अच्छा, क्वेश्चन पे आए तो हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज दैट कैन बी रेगुलरली प्रैक्टिस बाय नर्स इंक्लूड, ये क्वेश्चन है। तो ये इसमें तो सिंपल है, हमने बात की थी अभी पिछले क्वेश्चन में, हमने बात की थी कि हम क्या कर सकते हैं, हम उनके लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं, हम उनको हेल्थ एजुकेट कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट दे सकते हैं। कैसे भाई? रेगुलर साइकोलॉजिकल काउंसलिंग द पेशेंट बाई काउंसलिंग ऑल फैमिली मेंबर्स, तो एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट प्रदान कर सकते हैं। तो इसका आंसर तो ऑल ऑफ दीज चला जाएगा। ठीक है, ये आया। हेल्थ प्रमोशन इंक्लूड ऑल द एलिविएशन ऑफ। तो बच्चे एलिविएशन क्या होता है? तो वो एलिवेशन नहीं है, एलिवेशन अलग होता है, एलिविएशन अलग है। एलिविएशन मतलब होता है कम करना। क्या होता है? कम करना। तो हम क्या, किस चीज को हमको कब करना है हेल्थ प्रमोशन करने के लिए? तो बच्चे हमको हेल्थ प्रमोशन करना है। ठीक है, हमको क्योर नहीं करना। क्योर जब करते हैं तो हम फिजिकल सिम्टम्स को करते हैं कम, हमको पॉजिटिव फैक्टर्स को कम करना है। ठीक है, तो इसका आंसर ये जाएगा। अगर हमको इलनेस कम करनी होती है तो हम क्या करते हैं? क्यूरेटिव करते हैं, तो क्योर करते हैं। फिजिकल सिम्टम्स को क्योर करते हैं, फिजिकल सिम्टम्स और पॉजिटिव, तो इसमें क्योर आ जाएगा, है ना। तो पॉजिटिव फैक्टर्स जो है इसका आंसर चला जाएगा। उसके बाद है विच अमोंग द फॉलोइंग इज अ हेल्थ प्रमोशन नर्सिंग डायग्नोसिस। तो बात करें क्या हेल्थ प्रमोशन क्या है, तो हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया क्या हेल्थ प्रमोशन नर्सिंग डायग्नोसिस है? नहीं। इम्पेयर्ड मेमोरी, इम्पेयर्ड मेमोरी भी नहीं है, क्योंकि एक तो एक डिजीज के साइन एंड सिम्टम्स है। ठीक है, हाइपरथर्मिया के लिए कुछ डिजीज हो सकती है, इम्पेयर्ड मेमोरी हो सकती है, रिस्क ऑफ फॉल जो है ये भी नहीं हो सकता। क्या नर्सिंग हेल्थ प्रमोशन नहीं हो सकता। हाँ, एनहांस रेडीनेस फॉर एनहांस सेल्फ केयर, ये जरूर क्या हो सकता है, हेल्थ प्रमोशन का नर्सिंग डायग्नोसिस हो सकता है। कि अपने को क्या करना है, अपने को तो हेल्थ प्रमोशन में अपने को करना क्या होता है, अपने को इंक्रीज करना है कंट्रोल, इंक्रीज करना है, इम्प्रूव करना है कि लोगों को क्या हो, कंट्रोल हो या इम्प्रूव करें वो देयर हेल्थ को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? रेडीनेस फॉर एनहांस सेल्फ केयर। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक स्ट्रेटजी ऑफ हेल्थ प्रमोशन। तो ये हमने कराया ओटावा चार्टर में, बताया गया था 1986 में कि 3 स्ट्रेटजी यूज करते हैं, एडवोकेट करते हैं, एनेबल करते हैं और मीडिएट करते हैं, नॉट फोर्सिंग। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और बात करें, अभी हाल ही में या जो लेटेस्ट जो 9th ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुई है, तो हो सकता है ये भी आपके एग्जाम में पूछ लें। ठीक है, और वो कहाँ हुई है? तो संघाई में हुई है हेल्थ प्रमोशन को लेके, जिसमें बोला गया है, जिसका जो बात करें, जिसमें बोला गया टाइटल जो था, जो था उसका, वो था कि प्रमोटिंग हेल्थ इन द एसडीजीज एंड हेल्थ फॉर ऑल एंड ऑल फॉर हेल्थ। ठीक है, तो ये उसका स्लोगन था, ये आपको याद रखना है। 9th ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुई है, ये भी याद रखना है। और ये जो 3 स्ट्रेटजी थी, ये किस में बताई गई? ओटावा में बताई गई, ओटावा चार्टर में बताई गई, 1986 में बताई गई। ठीक है बच्चे, उसके बाद है प्राइमोडियल प्रिवेंशन इज। तो बच्चे देखो,
एक हम पढ़ते हैं, हमारा टॉपिक था लेवल ऑफ प्रिवेंशन। तो लेवल ऑफ प्रिवेंशन जब हम पढ़ते हैं उससे पहले हम समझते हैं कि डिजीज कैसे होती है। तो देखो, किसी भी डिजीज के लिए एक रिस्क फैक्टर जो होते हैं वो जिम्मेदार होते हैं, रिस्क फैक्टर होते हैं। रिस्क फैक्टर जब होते हैं तो उसकी वजह से एक डिजीज कॉज होती है, और डिजीज जब कॉज होती है तो डिजीज में कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। डिजीज की वजह से क्या आ सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, और उसके बाद ये डिसेबिलिटी में चेंज हो सकती है, डिसेबिलिटी हो सकती है, या फिर इम्पेयरमेंट हो सकता है, या फिर डेथ जैसी जो है चीजें हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे डिजीज जो है एक बढ़ती चली जाती है, डिजीज कॉज होती है। अब हर लेवल पर अपने को क्या होता है, प्रिवेंशन करना होता है। उसी के आधार पर ये प्रिवेंशन होते हैं, प्राइमोर्डियल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। जैसे अगर हम प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन की बात करेंगे तो बच्चे प्राइमोर्डियल में हमको इतना याद रखना है कि उसमें अपने को रिस्क फैक्टर्स को ही प्रिवेंट करना है। तो रिस्क फैक्टर को प्रिवेंट करना है मतलब रिस्क फैक्टर भी डेवलप नहीं हुए हैं उस डिजीज के लिए अभी। ठीक है, तो इसमें अपन क्या कर सकते हैं, अपन हेल्थ को हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं। अच्छा, हेल्थ एजुकेशन ना तो हेल्थ को प्रमोट कर दो, लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई कर दो किसी के। मान लो कि किसी कोई मतलब हम क्या करेंगे, हम बस इम्प्रूव कर देंगे उनकी किसको, लाइफ को, ताकि उनमें रिस्क फैक्टर तक डेवलप ना हो पाए। दूसरा होता है प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन में बच्चे रिस्क फैक्टर तो डेवलप हो चुका है लेकिन डिजीज नहीं हुई है, तो अपने को क्या करना है, अपने को प्रिवेंट करना है डिजीज को। ठीक है, तो अपने को डिजीज को प्रिवेंट करना है। तो रिस्क फैक्टर हो गया है लेकिन डिजीज को क्या करना है बच्चे, प्रिवेंट करना है। उसके बाद आता है अपना सेकेंडरी। तो सेकेंडरी में डिजीज हो चुकी है बिल्कुल, लेकिन अपने को क्या प्रिवेंशन करना है, कॉम्प्लिकेशंस का प्रिवेंशन करना है कि बच्चे कॉम्प्लिकेशंस ना हो जाएं। ठीक है, तो इसके लिए अपन को क्या करेंगे, अपन करेंगे अर्ली डिटेक्शन। ठीक है, स्क्रीनिंग। ठीक है, डिटेक्शन, अर्ली डिटेक्शन कर लेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे और उसका प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट भी कर देंगे। लेकिन अगर मान लो टर्शरी प्रिवेंशन तक बात गई तो टर्शरी प्रिवेंशन में कॉम्प्लिकेशंस भी हो गई, लेकिन हम देखेंगे कि अब कोई डिसेबिलिटी ना हो जाए, अब वो क्या नहीं हो जाए, हैंडीकैप ना हो जाए। तो डिसेबिलिटी ना हो जाए, ऐसा ना हो कि उसका जीवन हम नहीं चले, ठीक है, डेथ ना हो जाए, तो उस चीज को प्रिवेंट करते हैं द टर्शरी। तो टर्शरी में कॉम्प्लिकेशंस हो रखी होती हैं। ठीक है बच्चे, ये समझ में आ गया। उसके बाद है प्राइमोडियल प्रिवेंशन इज। तो क्वेश्चन देखो, प्राइमोडियल प्रिवेंशन, तो इसी बस ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है, इस आधार पे आप तो अच्छे खासे क्वेश्चंस इसमें कर लोगे। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर पेपर में एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, ऐसा टॉपिक है। बस एक बार आप ये समझ गए सारे क्वेश्चंस लग जाएंगे, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है। प्राइमोडियल प्रिवेंशन इज, तो प्राइमोडियल प्रिवेंशन क्या है, प्रिवेंशन ऑफ इलनेस एट इट्स इंसिपेंट स्टेज, इंसिपेंट स्टेज पे प्रिवेंट करना इलनेस को, प्रिवेंशन ऑफ सीक्वल, प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी, प्रिवेंशन ऑफ रिस्क फैक्टर। तो हमने क्या बात की कि रिस्क फैक्टर को ही हमको प्रिवेंट करना है, तो रिस्क फैक्टर को प्रिवेंट करना ही प्राइमोडियल प्रिवेंशन हो जाएगा। ठीक है, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन किसका एग्जांपल है, हमने बात की थी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन किसका एग्जांपल होता है, तो लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करना। क्यों, क्या रिस्क फैक्टर डेवलप हो रखा है, नहीं, बस हमको लाइफ स्टाइल मॉडिफाई करनी है। तो किसका हो जाएगा, प्राइमोडियल का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्राइमोडियल हो जाएगा बच्चे। ठीक है, चलिए, तो 161 का डी आंसर जो है बिल्कुल सही है। प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू द स्कूल, कॉलेज एंड स्ट्रीट चिल्ड्रन, प्रिवेंशन ऑफ ड्रग एडिक्शन इज एग्जांपल ऑफ प्रिवेंशन। तो बच्चे एजुकेशन देनी है हमको। क्या रिस्क फैक्टर है, तो रिस्क फैक्टर है क्या बच्चे, रिस्क फैक्टर नहीं है। ठीक है, लेकिन हमको बस क्या करनी है, एजुकेट करना है उनको, हेल्थ एजुकेशन देनी है, मतलब हमको उनका हेल्थ प्रमोशन करना है। और हेल्थ प्रमोशन जो है वो प्राइमोडियल की एक्टिविटी हो जाएगी। उसके बाद है हिंड्रेंस और रिड्यूसिंग द अकरेंस ऑफ डिजीज। तो देखो, अब हमको डिजीज को रोकना है, अपने को रिस्क फैक्टर को नहीं रोकने के बोला है इन्होंने। तो डिजीज को रोकना है मतलब रिस्क फैक्टर हो रखा है। और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज मैंने बोला क्या होता है, प्राइमरी होता है। क्या होता है बच्चे, प्राइमरी। तो बिल्कुल ठोके प्राइमरी लगा देना, कुछ नहीं सोचना है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। मीजर्स टू प्रिवेंट अकरेंस ऑफ डिजीज, सेम क्वेश्चन कि अपने को क्या रोकना है, अकरेंस ऑफ द डिजीज रोकना है। प्रिवेंट क्या करना है वो याद रखो कि प्रिवेंशन किस चीज का करना है, तो इसका भी क्या होगा, प्राइमरी प्रिवेंशन होगा। उसके बाद है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन एंड हेल्थ प्रमोशन आर मेजर्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ। ठीक है, तो देखो
स्पेसिफिक प्रोटेक्शन क्या होता है? स्पेसिफिक प्रोटेक्शन किसके लिए करते हैं? एक पर्टिकुलर डिजीज के लिए करते हैं। क्या वहां पर रिस्क फैक्टर होता है? बिल्कुल होता है। ठीक है, जैसे अपन सेफ्टी गियर ही मान लो कि सेफ्टी गियर करते हैं, लेते हैं, तो सेफ्टी गियर जब हम पहनते हैं तो क्या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का रिस्क है? बिल्कुल है, तभी तो हमने क्या लगाया? हेलमेट लगाया। दूसरा, वैक्सीनेशन उठा लो। वैक्सीनेशन क्यों करते हैं? क्योंकि बच्चा है, बच्चे में वैक्सीनेशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसको रिस्क है कि उसको पोलियोमाइलाइटिस हो सकता है, उसको रिस्क है कि उसको क्या हो सकता है, सीवियर फॉर्म ऑफ टीबी हो सकता है, ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, उसको रिस्क है हेपेटाइटिस बी होने का। ठीक है, इसलिए हम वैक्सीनेशन करते हैं। सॉल्ट में आयोडीन मिलाने का क्या कारण है? तो कारण ये है कि गोइटर हो सकता है अगर कम हो गया आयोडीन, तो रिस्क फैक्टर है। तो वहां पर क्या यूज करेंगे? तो रिस्क फैक्टर है लेकिन डिजीज प्रोग्रेशन नहीं हुआ है, तो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन याद रखना है बच्चे। क्या होगा? प्राइमरी प्रिवेंशन होगा। ठीक है, चलिए। आयोडीन सॉल्ट सप्लीमेंटेशन क्या है? फूड फोर्टिफिकेशन। और फूड फोर्टिफिकेशन क्या है? स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। तो अगर स्पेसिफिक प्रोटेक्शन होता तो सही है, अगर इसकी जगह प्राइमरी प्रिवेंशन देते तो बच्चे क्या लिखते आप? तो ये भी सही होता। तो इसका ए आंसर होगा 166 का। देखो कितने सरल क्वेश्चन है, लग रहे हैं ना आपको सरल क्वेश्चन, लेकिन यही नॉर्थ सेट में और यही आरएमएल के एग्जाम में, यही पीजीआई केजीएमयू के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रोफाइलैक्टिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विटामिन ए इन चाइल्ड एज। तो बच्चे प्रोफाइलैक्टिक क्या होता है? तो प्रोफाइलैक्सिस होता है ऐसा ट्रीटमेंट जो प्रिवेंशन के लिए किया जाए, ये याद रखो। ठीक है, जैसे प्रोफाइलैक्सिस क्या होती है? जैसे कि वैक्सीनेशन। अच्छा, विटामिन ए की वैक्सीनेशन भी तो देते हैं बच्चों में, तो विटामिन ए को हम क्या देते हैं? सप्लीमेंटेशन भी देते हैं बच्चों में, और वो आपको याद रखना है वो प्रोफिलाइसिस के लिए दिया जा रहा है। तो वो क्या होगा? स्पेसिफिक प्रोटेक्शन होगा या प्राइमरी प्रिवेंशन होगा। ठीक है, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन फोकसेस ऑन गिविंग कीमोप्रोफिलाइसिस ऑफ कोलेरा? बच्चे क्या बोला? फॉलोइंग इंटरवेंशन फोकस ऑन ऑन गिविंग कीमोप्रोफिलैक्सिस। तो वही कीमोप्रोफिलैक्सिस, प्रोफिलैक्सिस का मतलब होता है प्रिवेंट करने के लिए। क्या प्रिवेंट करने के लिए? कोलेरा प्रिवेंट करने के लिए। और कोलेरा अगर डिजीज प्रिवेंट करनी है तो मतलब कोलेरा अभी डिजीज हुई नहीं है, अपने को बस रिस्क फैक्टर है कोलेरा का, इसके लिए कीमोप्रोफिलैक्सिस कर रहे हैं। तो ये क्या होगा? स्पेसिफिक प्रोटेक्शन या प्राइमरी प्रिवेंशन होगा। ठीक है, उसके बाद आपका है नर्सिंग। एक मिनट रुकिए। ओके, तो नर्सिंग, द नर्सिंग आर पार्टिसिपेटिंग in a health fair at the local mall and are giving to influenza vaccine to senior citizen. ठीक है, what level of prevention the nurse is participating? तो बच्चे हमने क्या बात की आपसे कि जो वैक्सीनेशन होता है वो एक स्पेसिफिक प्रोटेक्शन का एग्जाम्पल है, और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन इज एग्जाम्पल ऑफ अ प्राइमरी प्रिवेंशन। तो इसका आंसर प्राइमरी प्रिवेंशन जाएगा। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। नर्स रेंडर्स पेरेंटल स्किल ट्रेनिंग ड्यूरिंग एंटीनेटल एंड पोस्टनेटल विजिट। अच्छा, पेरेंटल होगा ये। अच्छा, पेरेंटल स्किल ट्रेनिंग ड्यूरिंग द एंटीनेटल एंड पोस्टनेटल विजिट, दिस अप्रोच इज। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि अपन क्या कर रहे हैं? स्किल ट्रेन करा रहे हैं और एंटीनेटल एंड पोस्टनेटल विजिट में। तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि वो क्या करा रहे हैं? पेरेंटल स्किल ट्रेनिंग करा रहे हैं। तो क्यों करा रहे हैं? ताकि वो जो बच्चे हैं उनको अच्छे से संभाल सकें। बच्चों में देखो गिरने का खतरा बहुत होता है, बाकी बच्चों में नेक होल्डिंग नहीं आती, तो पेरेंट्स को ये सिखाना पड़ता है कि बच्चों को कैसे पकड़ना है, कैसे उसकी केयर करनी है। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि बच्चों में क्या होता है, यहाँ पर रिस्क फैक्टर्स है या नहीं है, ये बताइए खुद ही। तो इसमें रिस्क फैक्टर्स डेवलप हो चुके हैं कि बच्चा है, बच्चे के रिस्क ज्यादा है, गिरने की, फॉल की रिस्क ज्यादा है। बच्चा जो है ससेप्टेबल होता है बहुत सारी डिजीजेस के लिए, तो बच्चे को बचा के रखना होता है, जैसे कि गंदे हाथों से उसको नहीं पकड़ना है। तो ये सारी चीजें जो है प्रीनेटल और एंटीनेटल पोस्टनेटल विजिट्स में जो है सिखाई जाती हैं, पेरेंटल स्किल कि कैसे उसका क्या करना है, पालन पोषण करना है। तो ये सारी चीजें सिखाई जाएंगी क्योंकि वहां पर रिस्क फैक्टर हैं। लेकिन डिजीज हुई है, डिजीज तो बच्चे में नहीं हुई है,
तो डिजीज नहीं है, रिस्क फैक्टर है, तो हमको क्या प्रिवेंट करना है, डिजीज प्रिवेंट करनी है, क्या हो जाएगा, प्राइमरी प्रिवेंशन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे समझिए। वेयरिंग सीट बेल्ट, सेफ्टी हेलमेट्स क्या है, क्या है ये, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है, किसका एग्जाम्पल है, प्राइमरी हेल्थ प्रमोशन बिहेवियर का एग्जाम्पल है। ठीक है बच्चे। An outpatient department OPD nurse is providing health education to a 40-year-old person regarding the lifestyle modification to prevent hypertension. What level of prevention is? तो ठीक है, 40-year-old person है, उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन दे रही है, क्यों दे रही है, प्रिवेंट करे ताकि वो किसको, हाइपरटेंशन को। क्या जाएगा आंसर, अगर प्राइमोडी, देखो मैंने माना जो हेल्थ प्रमोशन होता है ना, उसको याद रखो, हेल्थ प्रमोशन हो सकता है कि प्राइमोडियल हो सकता है प्राइमरी हो। हेल्थ प्रमोशन ऐसे नहीं होता कि हेल्थ प्रमोशन आ जाए तो कौन सा होगा, तो केवल प्राइमोडियल ऑप्शन जाएगा। ठीक है, तो हो सकता है वो प्राइमरी भी हो। जैसे मान लो किसी कोई पेशेंट है, तो जैसे 40 ईयर ओल्ड है, 40 ईयर ओल्ड है, तो उसमें ज्यादा खतरा है किसका, डेवलप होने का, क्या हाइपरटेंशन डेवलप होने का खतरा है एज से रिलेटेड। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जरूरी है, और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन उसके लिए क्या रोक रही है, रिस्क फैक्टर को मिनिमाइज कर रही है, और डिजीज जो है होने से रोक रही है। तो रिस्क फैक्टर है उसके लिए कि एज का रिस्क फैक्टर है कि 40 ईयर ओल्ड है, हो सकता है कि उसको हाइपरटेंशन डेवलप हो जाए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, प्राइमरी प्रिवेंशन जाएगा। वैसे भी इसमें ऑप्शंस में प्राइमोडियल नहीं दिया है, तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है इसमें। द प्राइमरी प्रिवेंशन एम्ड एट प्रमोशन इंक्लूड, तो देखो रिहेबिलिटेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन, ये तो नहीं जाएगा, टर्सरी में जाता है रिहेबिलिटेशन। स्क्रीनिंग टेक्निक्स एंड ट्रीटिंग अर्ली स्टेज ऑफ डिजीज, किसमें जाता है, सेकेंडरी में जाता है, ये भी नहीं होगा। हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम और इम्यूनाइजेशन एंड फिजिकल न्यूट्रिशनल फिटनेस एक्टिविटीज, बिल्कुल यही आंसर होने वाला है। इम्यूनाइजेशन भी आया है, बहुत सारी चीजें हैं जो सारी प्राइमरी से रिलेटेड हैं। केयर ऑफ डायबिटिक क्लाइंट यूजिंग इंसुलिन, अगर इंसुलिन दे रहे हैं, सेकेंडरी प्रिवेंशन हो जाएगा, ये सेकेंडरी प्रिवेंशन था, ये टर्सरी प्रिवेंशन था। समझ में आ रहा है, चलिए। तो 173 का क्या होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। इन द प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज द प्राइमरी प्रिवेंशन रिजल्ट फ्रॉम, तो देखो इसका आंसर तो इम्यूनाइजेशन आपको पता है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन होता है, तो आंसर तो यही होगा। लेकिन अर्ली डायग्नोसिस क्या होता है, अर्ली डायग्नोसिस क्या होता है बताइए, क्या होता है अर्ली डायग्नोसिस, तो अर्ली डायग्नोसिस होता है सेकेंडरी प्रिवेंशन। स्ट्रिक्ट आइसोलेशन क्या है, स्ट्रिक्ट आइसोलेशन भी सेकेंडरी प्रिवेंशन है। ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज भी सेकेंडरी प्रिवेंशन है। देखो आइसोलेशन की बात करें, आइसोलेशन कब होता है, आइसोलेशन उस पेशेंट के लिए करते हैं, उस पेशेंट ही आ गया ना, मतलब जिसमें डिजीज हो जाती है, डिजीज है उसके पास, ठीक है, लेकिन अब ये डिजीज क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज है, फैल सकती है दूसरे लोगों में, तो उसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो इसको रोकने के लिए हम आइसोलेट कर देते हैं पेशेंट को, तो इसीलिए इसको सेकेंडरी प्रिवेंशन में रखा गया है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी प्रिवेंशन, क्या पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्राइमरी प्रिवेंशन है, हाँ। विटामिन ए सप्लीमेंटेशन पढ़ा था, प्राइमरी प्रिवेंशन है। आइसोनियाजाइड टू अ बेबी ब्रेस्ट फीड बाई अ स्पुटम पॉजिटिव ट्यूबरकुलर मदर, ठीक है, तो ये क्या है, देखो आइसोनियाजाइड दे रहे हैं, लेकिन क्या बच्चे के, देखो बेबी के क्या क्या है, डिजीज है नहीं है, लेकिन होने का खतरा है, रिस्क फैक्टर है, क्यों, क्योंकि वो ब्रेस्ट फीड कर रहा है स्पुटम पॉजिटिव ट्यूबरकुलर मदर से, तो डिजीज नहीं हुई है, रिस्क फैक्टर है, तो ये प्राइमरी प्रिवेंशन ही होगा। लेकिन ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन ट्यूमर रिस्क फैक्टर है। अगर ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो हो सकता है, तो ये क्या है, एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। हमने बात की डिजीज की अर्ली स्क्रीनिंग करना और ट्रीटमेंट करना, क्या होगा, सेकेंडरी प्रिवेंशन होगा। तो ये किसका एग्जांपल है, सेकेंडरी प्रिवेंशन का। क्या पूछा है, फॉलोइंग इज नॉट आया, तो इसके लिए आंसर चला गया ये। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी प्रिवेंशन मेथड्स ऑफ हाइपरटेंशन एक्सेप्ट, तो सारे प्राइमरी प्रिवेंशन के मेथड है, कौन सा नहीं है, तो देखो हाइपरटेंशन में क्या कर सकते हैं हम, तो हाइपरटेंशन में क्या, डाइटरी सोडियम रिस्ट्रिक्शन करना है, सही है। हाइपरटेंशन नहीं हुआ है, रिस्क फैक्टर है, तो हम क्या करेंगे, डाइटरी सोडियम का रिस्ट्रिक्शन कर देंगे, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा देंगे, और वेट का रिडक्शन, तो ये एक तरह से लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन हो गया। लेकिन अर्ली केस डिटेक्शन जो है वो क्या है, सेकेंडरी है। तो कहीं भी आए स्क्रीनिंग, कहीं भी आए अर्ली केस डिटेक्शन करना, कहीं भी आए प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट करना, ड्रग कोई दी जा रही है किसी पेशेंट को फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अ डिजीज,
मतलब डिजीज कॉज हो चुकी है, डिसेबिलिटी को रोकना है, इसीलिए हमने अर्ली डायग्नोसिस की है और ट्रीटमेंट किया है उसका। ठीक है, याद रखना। सेकेंडरी प्रिवेंशन ऑफ डिजीज इंक्लूड स्क्रीनिंग, बिल्कुल स्क्रीनिंग होती है। रिहेबिलिटेशन नहीं होता। अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट ये होता है। रिस्क फैक्टर प्रिवेंशन नहीं, रिस्क फैक्टर प्रिवेंशन किस में होता है? प्राइमोडियल में। रिहेबिलिटेशन किस में होता है? टर्शरी में। स्क्रीनिंग भी सही है, ठीक है। और इसका अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, ये भी कुछ आंसर जो है वो सही है। लेकिन अगर आपसे पूछेंगे बेस्ट कौन सा है, तो अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट ही इसका जाएगा। ठीक है, चलिए 177 हो गया। इस एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी प्रिवेंशन ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज एंड रिहेबिलिटेशन। देखो रिहेबिलिटेशन नहीं होगा कभी भी। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ गार्बेज, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ गार्बेज ये तो नहीं होगा। हो सकता है रिस्क फैक्टर मिनिमाइज कर रहे हैं, गार्बेज अगर नहीं फैलेगा तो कचरा नहीं फैलेगा, कम्युनिकेबल डिजीजेस कम होंगी, ठीक है। तो ये हो सकता है कि ये प्राइमोडियल का ही चला जाए। स्क्रीनिंग एंड केस फाइंडिंग्स बिल्कुल यही जाने वाला है, हमने बात की थी पिछले क्वेश्चन में। एनकरेजिंग फिजिकल एक्सरसाइज नहीं, तो ये आंसर हो गया 178 का। ठीक है, समझ रहे हो ना क्यों हो रहा है ये सब? कहीं भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पिन कर देना। द फॉलोइंग हेल्थ केयर रिलेटेड एक्टिविटीज सेकेंडरी प्रिवेंशन। कौन सी हेल्थ केयर रिलेटेड एक्टिविटी सेकेंडरी प्रिवेंशन है? मेडिकेशन देना बच्चे को हमने, या वार्ड में ट्रीटमेंट करना, बिल्कुल है। एडवाइस सेफ सेक्स प्रैक्टिस टू एडोलसेंट, रिस्क फैक्टर होता है, ये प्राइमरी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि रिस्क फैक्टर है। और उसके बाद इम्यूनाइजेशन प्राइमरी है। स्क्रीनिंग फॉर लिपिड डिसऑर्डर्स इन अडल्ट्स, तो बच्चे ये अगर बात करें तो ये नहीं होगा, ठीक है। लिपिड डिसऑर्डर जो है वो नहीं होगा, क्योंकि देखो, अच्छा स्क्रीनिंग आई है यहाँ पे, ठीक है, इससे आप समझ सकते हो कि ये सेकेंडरी होगी। लेकिन लिपिड डिसऑर्डर्स इन अडल्ट जो है वो क्या है? रिस्क फैक्टर तो है कि अडल्ट में लिपिड डिसऑर्डर हो रहे हैं, इसके लिए उसको क्या कर रहे हैं? स्क्रीन कर रहे हैं, स्क्रीनिंग कर रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पर डिजीज जो है कंफर्म नहीं है कि डिजीज पैदा हो गई है या नहीं हुई है, तो इसीलिए इसका जो है नहीं जाएगा। ये मेडिकेशन देना बिल्कुल, ये बिल्कुल क्लियर कट है कि मेडिकेशन उसी पेशेंट को देंगे जिस पेशेंट में डिजीज हुई है, ठीक है। तो इसलिए ये ही आंसर इसका जाने वाला है, ए। तो बेस्ट आंसर इसका ए है। डी में थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, बट बेस्ट आंसर अगर लगाओगे तो ए लगाओगे आप, ठीक है। ये नहीं होता तो शायद ये आंसर चला जाता। विच ऑफ द मीजर्स गिवन बिलो इज सेकेंडरी प्रिवेंशन फॉर ट्यूबरक्लोसिस। तो देखो वैक्सीनेशन तो नहीं होता, एक्सडीआर और एमडीआर ट्रीटमेंट जो होते हैं, ट्यूबरक्लोसिस होती है, इनके बारे में आप बाद में पढ़ोगे, ये भी नहीं होते। ट्रीटमेंट जो है वही होगा सेकेंडरी प्रिवेंशन, डॉट्स का ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ये हम पढ़ाएंगे आपको ही, जब टीबी वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तो इसको पढ़ाएंगे। उसके बाद है लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन पैथोजेनेसिस फेज ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज आर। तो देखो एक बात याद रखो, जो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज है उसमें हम बात करते हैं, एक होती है स्टेज प्री पैथोजेनेसिस की, ठीक है, प्री पैथोजेनेसिस की, और एक होती है पैथोजेनेसिस की। पैथोजेनेसिस की, प्री पैथोजेनेसिस वो होता है जब, देखो जो हमने पढ़ा है थोड़ा सा एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड पढ़ा है कि एजेंट होता है, होस्ट होता है और एनवायरनमेंट होता है। अब जो होस्ट है, ठीक है, मतलब मैन है, यहाँ पर मैन होस्ट है, तो मैन में डिजीज नहीं आई है। प्री पैथोजेनेसिस मतलब मैन में डिजीज नहीं आई है, एजेंट और होस्ट में ही, सॉरी एजेंट और एनवायरनमेंट जो है वही आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, मैन में भी, तो वो प्री पैथोजेनेसिस स्टेज है। तो इस स्टेज में क्या होता है? इस स्टेज में मतलब रिस्क फैक्टर्स तो होते हैं लेकिन डिजीज कॉज नहीं हुई है अभी तक, और डिजीज कॉज नहीं हुई है इसलिए इस फेज में हम प्राइमरी प्रिवेंशन जो है उसका यूज करेंगे, और यहाँ पर स्पेसिफिक प्रोटेक्शन का यूज करेंगे, हेल्थ प्रमोशन का यूज करेंगे। पैथोजेनेसिस में डिजीज हो गई है, अब पैथोजेनेसिस एक अर्ली स्टेज हो सकती है, एक लेट स्टेज हो सकती है, लेट स्टेज हो सकती है। तो जो अर्ली स्टेज होती है उसमें होता है सेकेंडरी, और जो लेट स्टेज होती है उसमें कौन सा होता है? तो उसमें होता है अपना टर्सरी। तो दोनों प्रिवेंशन होते हैं, तो इसलिए इसका आंसर सेकेंडरी और टर्सरी प्रिवेंशन जाएगा, ठीक है। उसके अलावा भी बहुत सारी स्टेजेस होती हैं जो हम धीरे धीरे पढ़ लेंगे। उसके बाद है टर्सरी प्रिवेंशन नीडेड इन विच स्टेज ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ठीक है। अब इसमें सारी दे दी गई है, जैसे टर्मिनल दे दी गई है, तो टर्मिनल मतलब एंड स्टेज, एंड स्टेज पैथोजेनेसिस की एंड स्टेज,
इसी वाली स्टेज में अपन यूज करेंगे किसको, टर्सरी प्रिवेंशन को। तो टर्मिनल आंसर दिया है। बाकी अगर कुछ नहीं देता, पैथोजेनेसिस ही दे देता केवल, तो ये आंसर भी चला जाता, क्योंकि हमने पीछे ही क्वेश्चन में पढ़ा कि पैथोजेनेसिस जो स्टेज होती है, फेज होती है नेचुरल हिस्ट्री की, वो डिजीज की, उसमें दोनों ही प्रकार के प्रिवेंशन होते हैं, अर्ली और लेट। तो लेट जो है पैथोजेनेसिस, उसको ही हम टर्मिनल फेज बोल रहे हैं डिजीज की, ठीक है। उसके बाद है स्क्रीनिंग फॉर सर्वाइकल कैंसर इज। तो बच्चे ये पढ़ो, स्क्रीनिंग क्या है। तो स्क्रीनिंग ऑफ सर्वाइकल कैंसर, सर्विक्स कैंसर के लिए अगर स्क्रीनिंग पूछी जाएगी तो इसका आंसर सेकेंडरी जाएगा। क्या जाएगा, हमने भी बात की स्क्रीनिंग क्या होती है, सेकेंडरी जाएगा। अगर अगर वहां पे जैसे इससे पहले जो था उसमें स्क्रीनिंग दे रखी, लेकिन उसमें प्राइमरी गया था, तो उसमें बेस्ट ऑप्शन गया था, अच्छा स्क्रीनिंग दे रखी लेकिन सेकेंडरी में नहीं गया था ना, 1 और 4 जो आंसर थे, तो उसमें बेस्ट ऑप्शन जो है फर्स्ट दिया हुआ था, इसीलिए वो उसमें नहीं गया, इसलिए जो 4th आंसर उसमें सही नहीं गया था। लेकिन इसमें अगर बात करें स्क्रीनिंग फॉर सर्वाइकल कैंसर, तो वो सेकेंडरी प्रिवेंशन बिल्कुल राइट आंसर है। विच ऑफ द बिलो इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस में क्या पार्ट नहीं है, दो। तो पहला है क्राइसिस स्टेबलाइजेशन। क्राइसिस को स्टेबलाइज करना मतलब एक तरह से ये ट्रीटमेंट है, तो ये होगा। स्क्रीनिंग हमेशा होती है। रिहेबिलिटेशन नॉट अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी प्रिवेंशन, इट इज अ टर्शियरी प्रिवेंशन, ठीक है बच्चे। अर्ली डिटेक्शन बिल्कुल सही है, तो रिहेबिलिटेशन आंसर चला जाएगा। उसके बाद आइसोलेटिंग और ट्रीटिंग चाइल्ड विद मीजल्स, तो आइसोलेट करना और ट्रीट करना चाइल्ड को, तो हमने बात की थी आइसोलेशन क्या होता है और ट्रीटमेंट क्या होता है, तो वो सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंतर्गत आता है। इसके बाद आइसोलेशन ऑफ अ चाइल्ड फ्रॉम मम्स बिलोंग्स टू व्हाट लेवल ऑफ प्रिवेंशन, तो बिल्कुल सेकेंडरी होगा। इसका जो भी आंसर दे रखा हो, शायद इसका आंसर आपके में प्राइमरी दे रखा है, इसका सेकेंडरी आंसर जाएगा। बच्चे याद रखो, आइसोलेट कर किस पर्सन को करते हैं, जिसमें डिजीज कॉज हो गई होती है, ठीक है। तो इसमें ना दो सिनेरियो बन सकते हैं, देखो इसमें ये बन सकता है उस पर्सन के लिए जो आइसोलेट किया गया है उसके लिए सेकेंडरी प्रिवेंशन है, लेकिन अदर पर्सन के लिए ये प्राइमरी प्रिवेंशन होता है। जैसे मान लीजिए कोई एक ए पर्सन है जिसको कोई डिजीज है, ठीक है, तो उसको डिजीज है, उसको आपने आइसोलेट किया, किस बी से आइसोलेट किया। अब बी पर्सन के लिए क्योंकि ए पर्सन वहां मौजूद है, तो ये रिस्क फैक्टर तो है, लेकिन इसमें डिजीज हुई है क्या, नहीं हुई, तो इसको आइसोलेट करना डिजीज प्रिवेंशन कारण बनेगा बी के लिए। तो बी के लिए ये प्राइमरी क्या होगा, प्रिवेंशन होगा, लेकिन ए के लिए क्या होगा, सेकेंडरी प्रिवेंशन होगा। तो इसका आंसर सेकेंडरी ही जाएगा, ठीक है। दूसरा एक आपने पढ़ा होगा, एक शब्द पढ़ा होगा, एक वर्ड जो है वो सुना होगा, क्वारंटाइन। क्वारंटाइन चला था किसमें, जब कोविड चला अपना, क्वारंटाइन बहुत चला था। पूछ सकता है क्वारंटाइन किस टाइप का प्रिवेंशन होता है, तो बच्चे ये तो प्राइमरी ही प्रिवेंशन होता है। देखो क्वारंटाइन किस पर्सन को करते हैं, मान लीजिए एक पर्सन है जिसको डिजीज हुई है, अब बी उसके साथ रह रहा था, ठीक है, इसको डिजीज स्क्रीन कर ली जाती कि इसको डिजीज हो गई है, तो इसके साथ बी रह रहा था ना, इसको क्वारंटाइन करेंगे। क्या इसको डिजीज हुई है, नहीं, लेकिन डिजीज के रिस्क फैक्टर है क्योंकि ये ए के साथ रह रहा था, तो बी जो है उसको क्वारंटाइन करते हैं। और ऐसे पर्सन जिसको क्वारंटाइन करते हैं उसको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया था हमने कोरोना में। अगर 14 दिन में उसके बात करें तो सिम्टम्स नहीं आते हैं कोविड के, तो फिर उसको क्या करते हैं, मतलब उसको कोविड नहीं हुआ है। तो क्वारंटाइन जिस पर्सन को करते हैं वो हम क्या कर रहे हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन कर रहे हैं उसका, ठीक है। तो ये भी याद रखना है आपको यहाँ। उसके बाद है द लेवल ऑफ प्रिवेंशन विच इन्वॉल्व एक्शंस टू लिमिट और रिड्यूस इम्पेयरमेंट। देखो इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटीज ये किस में कम करते हैं, हमने पढ़ा टर्शरी में कम करते हैं। किस में कम करते हैं, टर्शरी में कम करते हैं। टर्शरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज रिलेटेड किससे होता है, वैक्सीनेशन से। कौन सा होता है बताओ, प्राइमरी। गुड न्यूट्रिशन प्राइमोडियल। गुड रेस्ट होगा, ये टेस्ट नहीं रेस्ट होगा, रेस्ट स्लीप प्राइमोडियल। रिहेबिलिटेशन टर्शरी, रिहेबिलिटेशन देखा टर्शरी। रिस्टोरेशन ऑफ एबिलिटी क्या होता है, रिहेबिलिटेशन होता है। एबिलिटी का रिस्टोर करना, एबिलिटी को रिस्टोर करना क्या होता है, रिहेबिलिटेशन होता है, ठीक है बच्चे, समझ में आ गया। चलिए इन रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम मेन फोकस क्या होगा, तो देखो रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम में मेन फोकस होता है, देखो रिहेबिलिटेशन होता क्या है, कोई पर्सन है मान लो हैंडीकैप हो गया, डिसेबिलिटी हो गई। अब डिसेबिलिटी हो गई उसको,
तो अब अपने को, या डिसेबिलिटी मतलब डिजीज में इतनी कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं कि वो हैंडीकैप होने वाला है या हैंडीकैप हो गया है, तो उसके बाद हमको रिहेबिलिटेट करना है, मतलब जो जनरल पॉपुलेशन है ना उसमें उसको वापस लेके आना है। ऐसा नहीं होना चाहिए घर पे बैठा रह जाए पर्सन, उसको ऐसी स्किल्स सिखानी होती हैं, उसकी जो जितनी भी एबिलिटी बची है ना उसको अपने को बढ़ाना होता है, इम्प्रूव करना होता है। तो हम कह सकते हैं कि अलाउ करना होता है उनको डेली एक्टिविटीज करने के लिए, इम्प्रूव करना है उनकी जो एबिलिटीज है उनको। तो रिहेबिलिटेशन कैंप में हम क्या करते हैं, फोकस करते हैं इम्प्रूव करने के लिए फंक्शनल एबिलिटीज को, ना कि डिसेबिलिटीज पे फोकस करेंगे ना हम। देखो ये बिल्कुल सही है कि फंक्शनल डिसेबिलिटीज को अपने को कम करना है, अंडरलाइन डिजीज जो है वो डिसेबिलिटी जिसके कारण हो रही है उसको कम करना है, रिस्क फैक्टर्स जो प्रीडिस्पोजिंग फॉर डिसेबिलिटी उनको भी कम करना है, लेकिन मेन गोल ये होता है कि उसको कैसे उसकी फंक्शनल एबिलिटीज को इंप्रूव किया जाए। ठीक है बच्चे। अवर्टिंग द ट्रांजिशन ऑफ डिसेबिलिटी इनटू हैंडीकैप रिलेट टू विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन। तो बच्चे देखो इसका आंसर क्या होगा कि डिसेबिलिटी से हैंडीकैप ट्रांजिशन हो रहा है तो अपन को कौन सा प्रिवेंशन करना है, तो इसका होगा टर्शरी प्रिवेंशन। कैसे होगा टर्शरी, हमने बात की कि अपने को हैंडीकैप मतलब देखो पर्सन को डिसेबिलिटी हो गई है, ठीक है, तो पर्सन को डिसेबिलिटी तो हो गई है, कॉम्प्लिकेशंस हो गए हैं डिजीज के, लेकिन अब अपने को उसको इतना एबल बनाना है कि वो हैंडीकैप ना हो जाए। हैंडीकैप का मतलब क्या होगा, हैंडीकैप का मतलब हुआ कि अब वो कुछ काम नहीं कर पा रहा है, वो किसी पे डिपेंड हो गया हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको क्या करना है, रिहेबिलिटेट करना है उसको, क्या करना है, टर्शरी प्रिवेंशन करना है, कहीं वो किसी पे बोझ ना बने, ठीक है, उसको ये ना लगे मैं किसी पे बोझ हूँ, उसको अलाउ करना है उसकी डेली एक्टिविटीज करने के लिए, उसकी फंक्शनल एबिलिटीज को क्या करना है, इंप्रूव करना है, मतलब उसको रिहेबिलिटेट मतलब दोबारा से पुनः स्थापित करना है उसको, कहां पर, सोसाइटी में। ठीक है, तो ये टर्सरी का एग्जांपल हो जाएगा, बिल्कुल सही है। चलिए ये आपके लेवल ऑफ प्रिवेंशन के काफी क्वेश्चंस हो गए जो पीआर यादव में दे रखे थे। इसके अलावा और कोई क्वेश्चंस हैं तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में डालिए, हम कोशिश करेंगे उनका जवाब देने को। बाकी ये वीडियो जो है कंटिन्यूअस चलती रहेंगी, और 3 जो है वीडियोस आती हैं, जैसे कम्युनिटी की, अगर नए हैं चैनल पे तो आप पोस्ट में भी देख सकते हैं क्या शेड्यूल रहता है इनका, कि हम मंडे को और ट्यूसडे को वीडियो डालते हैं अबाउट द कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के लिए। आज फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की क्लास नहीं हो पाएगी क्योंकि सर अवेलेबल नहीं है आपके, लेकिन बिल्कुल भविष्य में हम एक बड़ी क्लास बनाएंगे, उसकी आपका सिलेबस में कोई भी गति में कोई चेंज नहीं होगा, क्लास डलेगी। ठीक है, उसके बाद कल आपकी क्लास डलेगी किसकी, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की, और साथ में उसके चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग की क्लास आपकी डलेगी, पीडिया की। ठीक है, तो वो क्लासेस लें, ये क्लासेस अटेंड करें, बिल्कुल बेफिक्र होकर पढ़ें। अगर कोई बच्चा और भी कुछ पढ़ रहा है, मान लीजिए आपको कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि हमको थ्योरी करा दीजिए पीआर यादव की, तो बच्चे इतना अभी हम नहीं करा सकते कि हम थ्योरी क्लास भी लें और एमसीक्यू क्लास भी लें। हम एमसीक्यू क्लास में बहुत सारी थ्योरी के टॉपिक्स भी क्लियर कराते चल रहे हैं। अगर आप अब जैसे लेवल ऑफ प्रिवेंशन हमने पढ़ाया, आप थ्योरी में जाके इसको पढ़ लीजिए, आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, हम उसको वहां क्लियर करा देंगे, अगली क्लास में क्लियर करा देंगे। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है, आपको अगर पढ़ना है थ्योरी तो आप खुद से पढ़ सकते हैं हमारी क्लासेस को लेके। ठीक है, बाकी क्वेश्चन वाली क्लास ये अभी चलेगी कंटिन्यूअस, और जब तक ये खत्म नहीं हो जाती तो हम इसी पे स्टिक रहने वाले हैं। हम बिल्कुल कोई नया टॉपिक या नई जो पहल शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास भी नहीं है, और शायद जो बच्चे देख रहे हैं उनका भी लॉस होता है ऐसे बार बार चीजें करने से, और टाइम पे अगर वीडियोस उनको ना मिले तो आप हमारा जो है यही स्पीड रहेगी। हो सकता है हम क्लासेस और ऐड कर दें, आपकी जल्दी से जल्दी हम शुरू करेंगे मेंटल हेल्थ नर्सिंग की क्लासेस, और ओबीजी की क्लासेस भी ऐड हो जाएं इसी शेड्यूल में, तो उससे आपका सिलेबस जो है जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इतना याद रखें। बाकी जो बच्चे इसको रिवीजन पर्पज से लेते हैं वो मेरे उम्मीद है कि वो 2x में लें इसको। ठीक है, और क्वेश्चन जल्दी जल्दी करते जाएं, ज्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, चलिए तो धन्यवाद। आपको इस क्लास को देखने में अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है कमेंट सेक्शन में बताइए, बाकी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ठीक है।